गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, साइक्लोन दितवा की बात करें तो इसने बहुत बड़े स्तर के ऊपर डैमेज कॉज किया है। जैसे अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है और 300 और लोग अभी यहाँ पे मिसिंग देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, बात करें अगर भारत की, तो भारत में तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइक्लोन का काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे 2300 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रिलीफ कैंप पे रखा गया है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि 56,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो क्रॉप है वो पानी के अंतर्गत आ गई है। तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर किसानों को और एग्रीकल्चर को यहाँ पे नुकसान हुआ है। सिमिलरली पुडुचेरी की तरफ भी यहाँ पर ये जो साइक्लोन है उसने भी इसको इम्पैक्ट किया है। अब धीरे धीरे ये जो साइक्लोन है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। एंड उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी यहाँ पर हमें इससे राहत देखने को मिलेगी। दोस्तों, जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल रहा है कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स असम में यहाँ पे अराइव कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये असम की पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, मोरीगांव असम के अंदर। तो वहाँ पर बहुत बड़े स्तर के ऊपर इस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, डेट है आज की 1 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, देखते देखते हम इस साल के अंत में आ चुके हैं। दिसंबर मंथ इस साल का आखिरी मंथ है। आप लोग मुझे ये बताओ कि जब ये साल स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को, तो आपने क्या सोचा था ये साल के बारे में, अपनी पर्सनल भी और इन जनरल अगर हम बात करें तो पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या सोचा था, एंड कितना हद तक आप इन 11 महीने के अंदर उसको अचीव कर पाए। एंड साथ साथ ये भी थोड़ा सोचो कि अगला 1 महीना जो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का ये जो आखिरी महीना इस साल का जो बचा हुआ है, उनमें आपका क्या गोल है, क्या सोच रहे हो इनके अंदर। प्लीज़ मुझे आप सब लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, पर अगर उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है ऑपरेशन सागर बंधु के रिगार्डिंग। अभी जैसा मैंने आपको डिस्कस किया ना कि जो आपका साइक्लोन दितवा है इसने बहुत बड़े स्तर के ऊपर इम्पैक्ट किया श्रीलंका में। तो दोस्तों, श्रीलंका की मदद के लिए हमने यहाँ पर ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन सागर बंधु। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंतर्गत हम यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो है वो श्रीलंका को प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर भारत की जो नेवी है वो बहुत ही शानदार यहाँ पे काम कर रही है। एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ना एक विजन था, अगर आपको याद हो, उस विजन का नाम था सागर। ठीक है, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये पर्टिकुलर जो सागर इनिशिएटिव था ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में यहाँ पे स्टार्ट किया था। अब उसी के ऊपर एक्सपेंड करते हुए हमारा जो विजन है, दैट इज महासागर विजन। महासागर विजन बात करता है कि जो भी छोटे छोटे देश हमें देखने को मिलते हैं ना, उनके साथ हम मिलकर उनके साथ हम रिश्तों को बेहतर करें। राइट, इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। तो भारत भी चाहता है कि अलग अलग देशों के साथ मिलकर उनकी साथ यहाँ पे मदद करके हम यहाँ पे उनको आगे बढ़ने के अंदर मदद करें। बाकी भारत की हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो है ही है, ये तो आप जानते ही होंगे। राइट, तो उसी के अंतर्गत आप नोटिस कर पाओगे कि हमने ये ऑपरेशन सागर बंधु स्टार्ट किया है। तो अलग अलग तरह की ज़रूरी सप्लाईज, मेडिकल, खाने खाने की चीज़ें, टेंट, इमरजेंसी मटेरियल, ये सब हम यहाँ पे श्रीलंका को दे रहे हैं। और इसमें आप नोटिस करिएगा कि जो आईएनएस विक्रांत है, जो कि भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके माध्यम से ये जो मदद है वो भेजी जा रही है। साथ ही साथ जो आईएनएस उदयगिरी है उसका भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप नोटिस करिएगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि भारत ऐसे देशों की मदद कर रहा है। भारत ने बहुत बहुत सारे ऑपरेशन इस पे रन किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 के समय के ऊपर हमने ऑपरेशन सद्भाव यहाँ पे लॉन्च किया था। जब टाइफून यागी आया था ना, तो लाओस, वियतनाम, म्यांमार की मदद के लिए हमने ऑपरेशन सद्भाव रन किया था। सिमिलरली आईएनएस शारदा को हमने डिप्लॉय किया था मई 2025 में, जब जो आपका मालदीव्स के अंदर जो अटॉल है ना, मैफिलोफुशी अटॉल, यहाँ पर भारत ने आईएनएस शारदा को डिप्लॉय किया था। ठीक है, हमारे उसी विजन के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अफ्रीका के साथ भी रिश्ते बेहतर करने के लिए हमने आइक्यमे एक्सरसाइज, आइक्यमे का यहाँ पे मतलब है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, ये हुआ था अप्रैल 2025 में तंजानिया में।
जो आपका दार ए सलाम आपको देखने को मिलता है वहाँ पर। तो भारत की नेवी थी, तंजानिया की फ़ोर्स थी और साथ ही साथ आपके जो 10 अफ्रीकी नेशंस की भी फ़ोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिली। तो सबने मिलकर यहाँ पे काम किया कि कैसे हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की तरफ यहाँ पे काम आगे बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली आईएनएस संध्याक डिप्लॉय किया गया जुलाई 2025 के अंदर, जहाँ पर हमने मलेशियन पोर्ट को यहाँ पर इसने विज़िट किया ताकि सेम बात यहाँ पे हाइलाइट करी जा पाए। तो ये सारे अलग-अलग काम हुए हैं, इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया और साथ-साथ ऑपरेशन सागर बंधु भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इस पर्टिकुलर मुद्दे को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की दोस्तों कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जब मैं बात करता हूँ ना माइनॉरिटी की, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट है ना, उसके अंतर्गत टोटल 6 कम्युनिटीज़ को हमने माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है। इसमें आपके मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, साथ ही साथ बुद्धिस्ट, जो आपके पारसीस या जिनको ज़ोरेस्ट्रियंस आप बोल सकते हो, एंड सिमिलरली जैन। तो ये 6 कम्युनिटीज़ को हमने यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी का यहाँ पे दर्जा दिया हुआ है। अब हमारे यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए यहाँ पे काम करती है। एंड इसी तरह से हमारा एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव भी है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जो कि माइनॉरिटी एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए बात करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जहाँ भी माइनॉरिटीज़ की संख्या ज़्यादा है, जहाँ माइनॉरिटी कंसिडर्ड एरियाज़ है ना, वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक अमेनिटीज़ पहुँच पाएँ। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है सबका साथ सबका विकास। तो इस सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी का डेवलपमेंट भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, एंड इसीलिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम उस चीज़ में मदद करता है। दोस्तों ये जो स्कीम थी ना, इसका पहले एक तरह से आप कह सकते हो कि इसका अर्लियर वर्जन हुआ करता था मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आया था 2008-9 के अंदर। फिर आगे जाके मोदी जी ने इसको यहाँ पे इसके एक नया वर्जन इसका लेके आए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जो कि स्टार्ट हुआ 2018-19 के अंदर, राइट। एंड इसके माध्यम से क्या होता है, क्योंकि ये अपने आप में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है। एंड इसके माध्यम से कि मान लीजिए वहाँ पे आपके स्कूल्स बनाने हैं, हेल्थ सेंटर, स्किल फैसिलिटीज़, बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 33% कम से कम जो पैसा होता है ना, वो एसेट क्रिएशन और जो महिलाएं और जो गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर खर्च किया जाता है, तो ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिलाएं हैं ना, उन तक भी यहाँ पर पैसा पहुँचे, उनको भी यहाँ पे फ़ायदा हो डेवलपमेंट का, राइट। तो इससे कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ती है, लोगों के अंदर भी यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड होता है, राइट। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी भारत का जो विजन है विकसित भारत का, उस विकसित भारत के अंदर सबका विकास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कुछ ऐसे सेक्टर्स या कुछ ऐसे एरियाज जो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, उनके ऊपर काम करने का मौका मिलता है, और जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी डेवलप करने के अंदर हमारे और यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। यही है आपका प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज रामायणा थीम पार्क गोवा। दोस्तों मोदी जी के द्वारा यहाँ पर 77 फीट भगवान राम का जो स्टैचू है, एंड साथ ही साथ जो न्यू रामायणा थीम पार्क है गोवा में, उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। इसको थोड़ा मैं आपको हेल्प करता हूँ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले हमें जो चीज़ समझनी है वो है श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जयोथम मठ के बारे में। थोड़ा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप सब लोगों ने अपनी मेडिवल हिस्ट्री तो पढ़ी ही पढ़ी है, या आपने आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ा ही पढ़ा है ना। आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ते हो ना, तो आप उसमें भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हो, और जब हम भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने दो पर्टिकुलर फिलोसफीज के बारे में पक्का पढ़ा होगा। एक है अद्वैत वेदांत की फिलोसफी, राइट, और दूसरा है द्वैत की, द्वैत वेदांत या द्वैतवाद की आप कह सकते हो। एक्चुअली पता क्या है, अद्वैत का मतलब होता है नॉन डुअलिज्म। सर नॉन डुअलिज्म का मतलब क्या है? नॉन डुअलिज्म का मतलब क्या है कि जो आपके ब्रह्मा है, ठीक है, जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, वही आत्मा है, यानी कि इंडिविजुअल सोल, ये दोनों एक ही हैं। पर जब हम बात करते हैं ना द्वैत की, ये बात होती है डुअलिज्म की। इनका मतलब क्या है कि जो गॉड है और जो सोल है वो अलग अलग हैं। बेसिकली ब्रह्मा जो है वो आत्मा नहीं है,
अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट द सेम एज इंडिविजुअल सोल, राइट। और ये अद्वैत वेदांत की जो फिलॉसफी दी गई थी वो आदि शंकराचार्य जी ने दी थी 8th सेंचुरी के अंदर, राइट। और द्वैतवाद की जो फिलॉसफी थी अद्वैत वेदांत की, ये फिलॉसफी दी गई थी बाय माधवाचार्य जी। क्लियर। अद्वैत का कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पर अगर आपको मुक्ति चाहिए तो वो कहीं ना कहीं आप ज्ञान के माध्यम से आपको मुक्ति मिल सकती है। द्वैत की यहाँ पे फिलॉसफी थी कि भक्ति के माध्यम से आपको यहाँ पे मुक्ति मिलती है। बाकी साथ साथ अद्वैत की यहाँ पे ये भी बात थी कि जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं एक माया है, माया मतलब एक एल्यूजन है। पर द्वैत के अंदर माना जाता था कि नहीं, जो दुनिया है वो एक रियल है, इसको भगवान ने यहाँ पे बनाया है। तो ये कुछ फर्क थे। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था ना आपकी श्री संस्थान गोकर्ण पड़तागली जगोथम मठ की, ये दरअसल में गोवा का सबसे पहला आपको ब्राह्मण वैष्णव मठ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मठ जो है ना, ये माधवाचार्य जी की फिलॉसफी जो मैंने बात की ना, द्वैत डुअलिज्म की फिलॉसफी, उसी का यहाँ पे बिलीव करता है, उसी की टीचिंग्स को आगे लेके जाता है। एंड ध्यान रखिएगा ये जो मठ था ना, ये आज से 550 साल पहले 1475 में स्टैब्लिश हुआ था। तो दरअसल में जो मोदी जी यहाँ पे गए थे ना, वो इसकी 550 ईयर्स कंप्लीट होने के मौके के ऊपर ही यहाँ पे गए थे। तो इस पर्टिकुलर इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज एस्टेब्लिश करी हैं देश भर के अंदर, राइट। एंड कहीं ना कहीं गोवा की लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के अंदर भी इनका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर आपको पार्क देखने को मिलेगा ना, रामायणा थीम पार्क, वो दरअसल में इनके द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया है, जो मैं आपको मठ के बारे में आपको मैं बता रहा था। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान राम का 77 फीट लंबा यहाँ पे आपको स्टैचू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि साउथ गोवा में कैनाकोना के पास में लोकेटेड है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कुशावती। ठीक है। तो इस पे सारा का सारा आपका रामायणा के रिगार्डिंग एपिसोड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर गार्डन्स हैं, यहाँ पर रामायण एपिसोड्स हैं, और बहुत सारे इस तरह से यहाँ पे जगह आपको देखने को मिल जाएंगी, जो पूरा आपको भगवान राम जी के बारे में और साथ साथ जो रामायणा है उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो युवा लोग होते हैं ना, वो हमारे हेरिटेज के साथ कनेक्ट करते हैं। भारत का इतना इतिहास रहा है, रामायणा के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, युवाओं को पता होना चाहिए, तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। बाकी रामायणा सर्किट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल टूरिज्म भी एक तरह से यहाँ पे प्रमोट होगा। एंड कहीं ना कहीं हम यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो भक्ति है, आर्ट है, और हमारी जो हिस्टोरिकल मेमोरी है, उनको कनेक्शन देने का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एशिया पावर इंडेक्स 2025। दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स का मतलब पता क्या है, कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। अब इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे देखना, कि इसको देखने के लिए ना हम सिर्फ ये नहीं देखते कि किसके पास कितने गन्स हैं ना, हम इसमें देखो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी देखेंगे, इकोनॉमी कितनी शानदार कर रही है, मिलिट्री कैपेबिलिटी हो गया, रेजिलियंस हो गया, फ्यूचर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बाकी दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशनशिप है, डिफेंस नेटवर्क कैसा है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चर इन्फ्लुएंस, इस तरह से अलग अलग पैरामीटर्स के माध्यम से ये देखा जाता है कि कौन सबसे ताकतवर देश है एशिया के अंदर। अब आप नोटिस करोगे इन सभी पैरामीटर के ऊपर जो सबसे टॉप के ऊपर देश है वो है यूएसए। अब आपके दिमाग में आएगा सर यूएसए तो एशिया में है ही नहीं। हाँ देखो, मैं आपकी बात समझ गया, पर एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, यहाँ एशिया का मतलब पहली बात तो है आपका इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर मतलब एशिया के साथ साथ जो बाकी कंट्रीज है ना, वो भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे यूएसए भी आ जाता है। पर यूएसए का और भी आप नोटिस कर पाओगे, यूएसए एक एशिया कि देशों पे इम्पैक्ट कॉज करने के कॉन्टेक्स्ट में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसए के बहुत सारे अलायंसेज है, जैसे जापान के साथ हो गया, साउथ कोरिया, फिलीपींस के साथ हो गया, पैसिफिक के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसके क्वाड और बाकी इस तरह से टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। कहीं ना कहीं यूएसए सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, वन ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स इन वेरियस एशियन इकोनॉमीज, डिफेंस पार्टनर है। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रोल है ना, तो यूएसए को भी इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। अच्छा ठीक है, समझ गए। अब इसमें आप अंडरस्टैंड करना, सबसे टॉप के ऊपर आपको यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे आपको भारत देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि भारत एशिया के अंदर तीसरे नंबर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात देखना, ये जो आपकी रैंकिंग दी जाती है इसमें आपको स्कोर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर किसी का स्कोर 10 से लेकर 40 के बीच में है ना, तो उनको स्कोर दिया जाता है मिडल पावर। अगर 40 से ऊपर चला जाता है उनका स्कोर, तो उनको नाम दिया जाता है मेजर पावर।
और किसी का स्कोर अगर 70 से भी ऊपर चला जाता है ना, तो उसको बोलते हैं सुपर पावर। तो आप नोटिस कर पाओगे आज के समय दो देश ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 से ऊपर है, वो है यूएसए और चाइना। राइट, इसीलिए दोनों को सुपर पावर बोला गया है। भारत पिछले साल मिडिल पावर था, पर भारत का स्कोर इस बार इंप्रूव हुआ है, इसीलिए भारत का स्कोर 40 हो चुका है। इसीलिए भारत को अब मेजर पावर कैटेगराइज कर दिया गया है। उसके बाद मिडिल पावर आती है, जिसमें जापान, रशिया और बाकी और देश देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, भारत ने इस रैंकिंग में ना बहुत तरक्की करी है एशिया पावर इंडेक्स के अंदर। जैसे पिछले साल, सॉरी, पिछले से पिछले साल हम चौथे नंबर पे थे, बट पिछले साल हम यहाँ पे तीसरे नंबर पर आ गए। और इस साल हमने तरक्की क्या करी है कि हम मिडिल पावर से अब हम यहाँ पे एक मेजर पावर यहाँ पे बन चुके हैं। राइट, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पाकिस्तान कहाँ है। दोस्तों, पाकिस्तान 16वें नंबर के ऊपर है इस पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर। ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर रैंकिंग में सभी देशों को रैंक नहीं किया था, केवल 27 देश यहाँ पे रैंक होते हैं, उनमें पाकिस्तान आपको 16वें नंबर पे देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आपका आएगा कि सर भारत ने ऐसा क्या किया है कि भारत की मिडिल पावर से मेजर पावर बन गया। देखो, इस रिपोर्ट के अंदर बात करी गई है ऑपरेशन सिंदूर की, कि भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में शानदार काम किया, भारत की फोर्सेस ने जैसा काम किया, वो एक बहुत अच्छा हमारे लिए राइजिंग स्टेप बना है। पर हालांकि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि हमें थोड़ा अभी और ध्यान देना होगा अपने डिफेंस के ऊपर। डिफेंस अभी भारत का और बेहतर हो सकता है अगर हम यूएसए और चाइना के साथ कंपैरिजन करें। देखो, यूएसए और चाइना बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं अभी करेंटली, तो इंडिया को और ज्यादा काम करना है। डेफिनेटली वी हैव डन वेरी वेल, हमने पहले के मुकाबले बहुत शानदार काम किया है, पर अभी और ज्यादा काम करना यहाँ पे बचा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, हर साल इस तरह से रैंकिंग आती है एशिया पावर इंडेक्स की, जिसको रिलीज करता है लोवी इंस्टीट्यूट आपका ऑस्ट्रेलिया का। एंड इससे कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि कंट्रीज कैसा यहाँ पे काम कर रही हैं। तो ये इसका 7th एडिशन था। टोटल 8 थीम्स के अक्रॉस 131 इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, जिसमें मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, कल्चरल मेजर्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे नोटिस करते हो। कहीं ना कहीं उससे पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन सा देश कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, तो भारत के बारे में अच्छी बात यही है कि भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग अच्छी हुई है। ठीक है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बेहतर हुए हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स हमने अच्छी करी हैं। बट चाइना से हमें यहाँ पे काफ़ी खतरा है, मतलब जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हमारा यहाँ पे चल रहा है एक तरह से चाइना से, और चाइना आगे चल रहा है अभी। इसमें हमें एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो डेफिनेटली वी नीड टू वर्क हार्ड। बाकी इस रिपोर्ट के अंदर हमारी थोड़ी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ना, उसको हमें और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ये बात भी वहाँ पे मैंशनड है। तो आई होप आपको एशिया पावर इंडेक्स आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों, भारत इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के लिए फिर से री इलेक्ट हो गया है, और हाईएस्ट वोट्स के साथ भारत को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आईएमओ की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसका काम यही है कि आप लोग शिपिंग की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करें, प्लस शिप्स की वजह से मैरीन पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग काम करता है आपका आईएमओ। तो आपकी शिपिंग के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड वगैरह सेट करना सेफ्टी वगैरह के लिए आईएमओ का ही यहाँ पे काम देखने को मिलता है। आईएमओ को स्टैब्लिश किया गया था 1948 में, जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा के अंदर, एंड फिर फाइनली ये 1958 के अंदर एग्जिस्टेंस में आता है। इसके हेडक्वार्टर आपको लंदन में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसके 176 मेंबर स्टेट्स हैं। ध्यान रखिएगा, भारत आईएमओ के शुरुआती मेंबर्स में से एक है, एंड भारत ने इसकी कन्वेंशंस को रेटिफाई किया, एंड इस तरह से 1959 के अंदर इसका यहाँ पे पार्ट भारत बन गया। अब ये जो बात कर रहा हूँ ना कि भारत को काउंसिल के लिए री इलेक्ट किया गया है, दरअसल में भारत ने हमेशा आईएमओ की काउंसिल के ऊपर सर्व किया है, केवल 2 सालों को छोड़ दें 1983 1984, अदरवाइज भारत हमेशा से इसकी काउंसिल का यहाँ पे पार्ट रहा है। राइट, तो इसका पर्पस आप समझ गए होंगे, रेगुलेशंस को यहाँ पे ध्यान में लेके आना। हर साल सितंबर के एंड वाले थर्सडे में हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मैरीटाइम डे। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो सबसे ऊपर तो आती है दोस्तों असेंबली। असेंबली में क्या होता है, जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है, कि देशों के जो हेड्स होंगे या फिर जो भी टॉप मोस्ट लीडर्स होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये हर 2 साल में मिलते हैं एक बार, एंड इस तरह से जो भी बजट है, प्रोग्राम है, और कहीं ना कहीं जो आपके मेंबर्स हैं काउंसिल के, उनको इलेक्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही रेयरली मिलते हैं, पर रोजमर्रा के काम को देखना, इसके इम्प्लीमेंट करना इस काम को, वो यहाँ पे काउंसिल का काम हो जाता है। राइट, और यही इसी पर भारत का दोबारा से इलेक्शन हुआ है। राइट,
तो इसमें आपके काउंसिल में टोटल आपको 40 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। हर 2 साल के बाद इस तरह से असेंबली इनको इलेक्ट करती है। अब ये 40 मेंबर भी बड़े इंटरेस्टिंग तरह से आते हैं। ये 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज है 40 मेंबर्स। पहली कैटेगरी में 10 ऐसी कंट्रीज आती हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज में जिनका सबसे मेन रोल है। 10 कंट्रीज ऐसी होती हैं जो ट्रेड के अंदर जिनका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और आखिरी कैटेगरी सी है जहां पर 20 स्टेट्स ऐसी आती हैं जो ना कैटेगरी ए से हैं ना कैटेगरी बी से हैं, पर जिनका मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, नेविगेशन है ना, वो सब इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं उनके काउंसिल में होने की वजह से डेफिनेटली काउंसिल को एक मजबूती मिलती है। ये सारे इस तरह से टोटल 40 कंट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं काउंसिल का हिस्सा। तो भारत इसी में यहाँ पे इलेक्ट हुआ है अभी, जो मैंने आपको बताया 2026 और 27 के लिए। एंड इसी वजह से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए बन जाता है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर काउंसिल की बात करें या आईएमओ की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोलास, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन। ये बात करता है कि कैसे शिप्स और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो इसी पर्टिकुलर सोलास कन्वेंशन ने उन स्टैंडर्ड्स को सेट किया। इसी तरह से मारपोल कन्वेंशन, मैरीटाइम पोल्यूशन को कम करने की रिगार्डिंग, ऑयल स्पिल्स को यहाँ पे टैकल करने की रिगार्डिंग ये कन्वेंशन आपको देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली STCW, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स, ये बात करता है कि जो भी मर्चेंट सी फेयरर्स हैं उनकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के लिए क्या मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड सिमिलरली IMO स्ट्रेटेजी ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम शिप्स। कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि जैसे हर एक देश अपने अपने नेट जीरो मिशन टारगेट अचीव करना चाह रहा है। भारत का टारगेट 2070 है, तो उसी तरह से IMO ने बोला है कि हमें नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करने हैं बाय 2050 एज पर दिस पर्टिकुलर ये जो IMO स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, मतलब सैटरडे जो आपको होमवर्क दिया था वलाई माला क्रेटर के बारे में, तो यस ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात करें दोस्तों, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको पेरिस फ्रांस के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इंटरनेशनल आइडिया की बात करें तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट नहीं है, ये अपने आप में क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहीं ना कहीं दुनिया भर के अंदर कैसे हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे काम करती है। तो ये है हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।